everyone, welcome to Drishti's CUET and I hope everyone is doing great. और yes, अब तो आप और भी ज्यादा खुश होंगे बिकॉज आपका फिजिक्स का पेपर जो हो गया है ना, एक फिजिक्स का ही ऐसा पेपर होता है जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ना परेशान करके रखता है कि अरे यार फिजिक्स हो जाए एक बार बस, है ना। और अच्छा भी है, बोर्ड एग्जाम का जो पहला पेपर था आपका फिजिक्स का ही हो गया है ना, और फिजिक्स के बाद से अब टेंशन खत्म है, अब चिल होकर के आप बाकी सारे सब्जेक्ट्स को एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अगर फिजिक्स के पेपर की बात की जाए, थोड़ा सा इसके पहले एनालिसिस की मैं बात कर लूं तो देखो पिछले साल के पेपर के कंपैरिजन में, ठीक है, अगर मैं कहूँ तो पेपर कंपैरेटिवली मॉडरेट ही था, इसको मैं टफ नहीं कहूंगी। हालांकि हाँ कह सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स ने प्रॉपरली पूरे साल थॉरोली प्रिपेयर नहीं किया है, डेफिनेटली उनके लिए पेपर टफ हो सकता है। बट अगर किसी ने थॉरोली प्रिपेयर किया है, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस किए हुए हैं, सैम्पल पेपर सॉल्व किए होंगे, तो डेफिनेटली उनके लिए ये पेपर बहुत ही आराम से सॉल्व हो सकता है। थोड़ा सा लेंदी था यस कंपैरेटिवली, अगर आप बोर्ड एग्जाम में जहाँ पे आपके प्रेजेंटेशन की बात की जाती है, तो अगर हर आंसर को आप प्रॉपरली प्रेजेंट करके लिखने चलेंगे तो थोड़ा सा पेपर आपको लेंदी हो सकता है। एमसीक्यू की अगर मैं बात करूं तो कुछ सेट में थोड़े इजी मॉडरेट आए थे, बट कुछ सेट थे जहां पे थोड़ा सा एमसीक्यू है ना, टफ तो नहीं कहूंगी, बट हाँ क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा इस तरह से घुमाया फिराया गया था कि आप सब कंफ्यूज हो गए थे। तो क्वेश्चंस बेसिकली ऐसे सेट किए गए थे कि आप थोड़ा सा उसमें अपना ब्रेन अप्लाई करें, है ना। कंफ्यूजन के चांसेस ज्यादा थे, तो जिन बच्चों ने फोकस करके कंसंट्रेट करके पेपर को पढ़ा होगा, ईच एंड एवरी लाइन अच्छे से पढ़ी होगी, वो बड़े आराम से सारे पेपर सॉल्व किए होंगे, राइट। सारे पेपर तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे इस सेशन में, बट यस एक सेट मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ यहाँ पे, सेट 3, यस, जिसके काफी चर्चे भी हैं स्टूडेंट्स के बीच में। कुछ का कहना है सेट 3 बहुत टफ आया था, कुछ का कहना है कि नहीं सेट 1 टफ आया था, कुछ का कहना है 2 टफ आया था। तो चलिए सेट 3 की हम बात कर लेते हैं और आपके सामने ही मैं दिखा दूंगी कि पेपर क्यों नहीं टफ था। ठीक है, इजी भी, बहुत इजी भी नहीं कहेंगे, मॉडरेट कहेंगे। व्हाई? बिकॉज थोड़ा सा इसमें क्वेश्चंस को घुमाया फिराया गया था, थोड़ी सी चीजें थी जो आपको ध्यान देनी थी। ऑलराइट, सो एक एक करके हम इन क्वेश्चंस को देखेंगे सेट 3 में जो आपके बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस आए हैं। एंड डेफिनेटली ये उन बच्चों के लिए तो हेल्प है ही जो अभी पेपर देकर आए हैं, डायरेक्टली उनको आइडिया लग जाएगा कि कितने क्वेश्चंस उनके करेक्ट हुए हैं। साइमल्टेनियसली दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट साइकिल, है ना, जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, दे विल गेट एन आइडिया कि किस तरीके से सीबीएसई क्वेश्चन पेपर सेट कर रहे हैं और क्या उनकी डिमांड है आपसे। ऑलराइट, तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं सेट 3 फिजिक्स 2026 पेपर। अब रूल्स एंड रेगुलेशन तो आपको पता ही है, राइट। आपके इस पेपर में 5 सेक्शन है जो कि आपने ऑलरेडी सैंपल पेपर वगैरह सॉल्व करके ये सब गो थ्रू किया हुआ है, सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस ऑल दोस थिंग्स, राइट। हम सीधा बात कर लेते हैं सेक्शन ए पर। सेक्शन ए जो कि फुल्ली एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, ठीक है, इसमें आपको असर्शन एंड रीजन वाले भी क्वेश्चंस और मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस मिलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपका देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं, ठीक है, अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं सेक्शन ए के, आई होप ये आपको क्लियर दिख रहा होगा, है ना। सो देखो, 4 इंडिपेंडेंट वेव आर एक्सप्रेस्ड एज, यहाँ पे आपको यूजुअली 4 वेव की इक्वेशंस दी गई है, ठीक है। y1 a1 sin ओमेगा t, y2 a2 sin 2 ओमेगा t, y3 a3 sin cos ओमेगा t एंड y4 a4 sin ओमेगा t, ठीक है। आपको बताना है द इंटरफेरेंस बिटवीन 2 ऑफ दीज वेव इज पॉसिबल व्हेन, ठीक है। आपको बताना है कि इन वेव्स में इंटरफेरेंस कब होगा। इंटरफेरेंस वर्ड आते ही आपके माइंड में कॉन्सेप्ट आ जाना चाहिए कि इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन क्या चाहिए, ठीक है। तो इंटरफेरेंस के लिए 2 कंडीशन चाहिए रहती है, ठीक है। आपका फेज डिफरेंस, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट रहे या सेम रहे। 2 कंडीशन चाहिए ना हमें, क्या क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी हमारी सेम होनी चाहिए और फेज डिफरेंस हमारा कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, अगर मैं 1 और
3 की पहले कंपेयर कर लेते हैं, 1 और 3 ऑप्शन को कंपेयर करते हैं। दोनों में आपको क्या दिख रहा है? फ्रीक्वेंसी सेम दिख रही है, दोनों की फ्रीक्वेंसी आपको सेम दिख रही है, ठीक है। अच्छा, अगर इनकी और इनकी और इनकी फ्रीक्वेंसी देखें तो देखो तीनों में आपको फ्रीक्वेंसी सेम दिख रही है। फ्रीक्वेंसी कहां पे चेंज हो रही है? इस जगह पर चेंज हो रही है, 2 ओमेगा टी हो जा रहा है। तो आपको तो यहीं पे देख लेना चाहिए था पहला ही। अब देखो, क्या ये क्वेश्चन टफ था? इंटरफेरेंस की कंडीशन आपको पता थी कि फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, आपने चारों ऑप्शन में देखना था कि कहां कहां फ्रीक्वेंसी सेम है। 3 में आपको सीधा फ्रीक्वेंसी सेम मिल गई, 1, 3 एंड 4 विल बी द ऑप्शन। हो गया, खत्म। ओके, चलिए अभी दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं? राइट, अब अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव passes from vacuum into a dielectric medium with relative electrical permittivity, ठीक है। तो आपसे कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो वैक्यूम से पास हो रहा है और जिसकी रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी कितनी है? रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इनकी ER इज इक्वल टू 3/2 दिया हुआ है, ठीक है। एंड द रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, अब यहां से आपको म्यू आर कितना मिल गया? 8/3 मिल गया, ठीक है। तो आपको ये दोनों परमिएबिलिटी, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक परमिएबिलिटी दी गई है, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि क्या इनकी वेवलेंथ डबल, फ्रीक्वेंसी अनचेंज होगी? क्या वेवलेंथ डबल हो जाएगा और फ्रीक्वेंसी हाफ हो जाएगी? क्या वेवलेंथ हाफ और फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज ही नहीं होगा? या फिर वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी दोनों ही अनचेंज्ड रहेंगी, ठीक है। तो अब इसको आप सिंपली कैसे कर सकते थे? पहले आपको क्या कर लेना था? इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लेना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ER म्यू आर अंडर रूट, ठीक है, ये आपने रिवाइज किया होगा। फॉर्मूले में जब आप इन वैल्यूज को रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 3/2 इंटू 8/3, 3 कैंसिल, ये आ गया अंडर रूट 4 यानी 2। n की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई, ठीक है। अब देखो जैसे ही n की वैल्यू 2 आई, अगर आप आपसे इस जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थी इसकी स्पीड की बात की जाए तो स्पीड कितना होता है? c/n। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है। आई होप ये रेड कलर आपको थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, चलिए मैंने ब्लू लिया है, अभी देखते हैं। देखो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? c/n। c क्या है? लाइट की स्पीड है वैक्यूम में, n वहां पे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो सीधा सीधा हमें जो वेलोसिटी है वो क्या हो गई? हाफ हो गई। तो यानी इससे ये तो पता चल गया कि हमारी जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है? हाफ हो रही है। अच्छा, हमें रिलेशन किसके बीच में बताना है? वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी, इनसे रिलेशन देखना है, ठीक है। तो वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वेवलेंथ इज इक्वल टू v/f होता है। तो देखो वेवलेंथ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पीड के, और वेवलेंथ जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। तो अगर वेलोसिटी हाफ हुई तो वेवलेंथ भी हाफ हो जाना है, राइट। एंड फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कोई असर नहीं पड़ रही है फ्रीक्वेंसी पे, बिकॉज हमारी वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी का कोई रिलेशन नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाना है? सी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे अनचेंज रहेगी। हो गया क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं आगे थर्ड क्वेश्चन पर। अब देखो थर्ड क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? इन एन अनबायस्ड पीएन जंक्शन, ठीक है, आपसे कह रहे हैं कि एक अनबायस्ड पीएन जंक्शन है एट इक्विलिब्रियम, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देखो बायस्ड का मतलब क्या हुआ? बायस्ड मतलब आपने उसको किसी ना किसी वोल्टेज से या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में या फिर आपने उनको किसी ना किसी से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। बायस्ड का मतलब कि आपने उस पे एक्सटर्नल वोल्टेज लगाया है जिसकी वजह से उसमें करंट का फ्लो हो रहा है। अब वो बायसनेस फॉरवर्ड भी हो सकती है, रिवर्स भी हो सकती है। आपसे क्या पूछा है? अनबायस्ड पीएन जंक्शन पूछ रहे हैं, ठीक है। सो फॉर एन अनबायस्ड पीएन जंक्शन, अनबायस्ड का मतलब नो एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाइड, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? नो एक्सटर्नल वोल्टेज
अप्लाइड, कोई भी एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई नहीं है हमारे अनबायस्ड पीएन जंक्शन पर, ठीक है, वो अनबायस्ड हुआ। अच्छा, जब पीएन जंक्शन पे कोई वोल्टेज ही नहीं अप्लाई होगा तो मान लीजिए हमारे ये पीएन जंक्शन है, ठीक है, जहां पे आपको एक तरफ मेजॉरिटी कैरियर मिलते हैं, ठीक है, होल्स एज अ मेजॉरिटी कैरियर, एक तरफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एज अ मेजॉरिटी कैरियर, ठीक है, मान लीजिए ये पी है, ये एन है और ये हमारा डिप्लीशन लेयर है, ऐसा ही कुछ होता है। अभी ये अनबायस्ड है, इन पे कोई फोर्स कोई वोल्टेज नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो जो मूवमेंट होते हैं हमारे कैरियर्स के, ठीक है, यू नो दैट कि सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन एंड होल्स हमारे कैरियर होते हैं, ठीक है, तो अगर ये एक इक्विलिब्रियम पर होंगे तो इनके बीच में जो डिफ्यूजन होगा, डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, मूवमेंट फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, तो जो जहां ज्यादा होगा वहां से कम की तरफ मूव करेगा, तो दोनों ही, जैसे अगर होल यहाँ ज्यादा है यहाँ कम है तो इनका मूवमेंट इधर होगा, इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इधर कम है तो ये इधर मूव करेंगे, तो दोनों में जो मूवमेंट होगा, ठीक है, वो डिफ्यूजन की वजह से हो रहा है। तो डिफ्यूजन करंट, उसकी वजह से जो करंट होगा वो तो हमारा एग्जिस्ट करेगा कॉन्सेंट्रेशन की वजह से, तो डिफ्यूजन करंट हमारी यहाँ पे इक्वल हो जाएगी और होगी। लेकिन जो ड्रिफ्ट करंट होती है, ड्रिफ्ट करंट कब आती है, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा प्लस से माइनस के डायरेक्शन में होती है, राइट, और इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी, डिफ्यूजन एंड द ड्रिफ्ट करंट आर इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है, तो हमारा ये आ गया सी का आंसर, हो गया इजी। सेम कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ा हुआ है, कॉन्सेप्ट बेस्ड एमसीक्यूज आए हैं इस बार सारे के सारे। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखो चलिए, अब आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर दिख रहा होगा यहाँ पे, राइट, क्या कह रहे हैं अभी यहाँ, अ कंडक्टिंग वायर कनेक्ट्स टू चार्ज मेटेलिक स्फीयर, ठीक है, एक कंडक्टिंग वायर है जिससे दो मेटेलिक स्फीयर कनेक्टेड हैं, राइट, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये भी, ध्यान से बस समझना है। दो कंडक्टिंग वायर हैं जिनसे दो मेटेलिक स्फीयर ए एंड बी कनेक्टेड है, दोनों की रेडियाई R1 एंड R2 है, यानी दोनों जो स्फीयर हैं उनकी रेडियाई R1 और R2 है। द डिस्टेंस बिटवीन द स्फीयर इज वेरी लार्ज कंपेयर टू द रेडियाई, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो उनके रेडियस से बहुत ज्यादा है, ठीक है। आपको बताना है द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड EA एंड BE एट द EB एट द सरफेस ऑफ A एंड B, यानी दोनों स्फीयर, अब दोनों चार्ज्ड स्फीयर हैं क्योंकि कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी ही, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर A और इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर B का रेशियो बताना है, ठीक है। अब देखो, अगर हमारा कोई चार्ज्ड स्फीयर है एंड इट इज कनेक्टेड बाय अ कंडक्टिंग वायर, तो डेफिनेटली उनके जो पोटेंशियल्स होंगे दोनों के, तो हम इनका लिख सकते हैं कि द पोटेंशियल, राइट, द पोटेंशियल बिकम इक्वल, क्या हो जाएगा यहाँ पे, दोनों का जो पोटेंशियल है वो इक्वल हो जाएगा। अब अगर पोटेंशियल इक्वल हुआ तो मान लीजिए A का पोटेंशियल VA, B का पोटेंशियल VB हो जाएगा। एक स्फीयर का पोटेंशियल कितना होता है, फॉर स्फीयर कितना होता है पोटेंशियल, फॉर्मूला सबको रटा होना चाहिए ये तो, V इज इक्वल टू KQ/R, ठीक है, KQ/R, ये क्या है, पोटेंशियल है एक स्फीयर का। अच्छा, ये स्फीयर का पोटेंशियल है KQ/R, K क्या है 1/4πε0, ये आपको पहले से पता है कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहां से अगर आप दोनों स्फीयर के लिए करेंगे तो क्या हम KQA/R1, ठीक है, इज इक्वल टू KQB/R2 कर सकते हैं, राइट। इन प्लेस ऑफ R1 एंड R2 कैपिटल आप सिंपली यही लिख लीजिए R1 एंड R2, ठीक है। तो यहां से आपको क्या मिल गया, अब देखो यहां से हमें क्या मिल गया, QA/QB इक्वल्स टू, ठीक है,
R1/R2 मिल गया, लेकिन आपसे चार्ज का तो रेशियो पूछा नहीं है, आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो पूछा है, तो कोई बात नहीं। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस भी निकाल देख लेते हैं कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्फीयर के सरफेस पे क्या होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R², यही होता है ना फॉर्मूला, KQ/R²। तो अभी हमें क्या कर लेना है, EA/EB, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, KQA/R1² डिवाइडेड बाई KQB/R2², यही होगा। जहां पे आपका K कैंसिल हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, QA/R1², ठीक है, मल्टीप्लाई R2²/QB, ठीक है। अगर आप इसको इधर कर दें तो क्या ये QA/QB मल्टीप्लाई R2²/R1² हो रहा है। एंड वी नो दैट कि QA/QB कितना है, R1 इंटू R1/R2 है। तो यहाँ पे अगर आप वैल्यू पुट कर दें R1/R2 इंटू दिस इज इक्वल टू R1/R2 मल्टीप्लाई R2²/R1², ठीक है। ये R1/R2 कैंसिल हो गया और आंसर क्या आ गया, R2/R1। तो EA/EB का क्या वैल्यू आ गया, R2/R1, ठीक है। अब एज अ पार्ट ऑफ MCQ, एज अ पार्ट ऑफ 1 मार्क क्वेश्चन, डेफिनेटली ये लेंदी था, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि पेपर थोड़ा सा लेंदी है। अगर ये क्वेश्चन आपने इस तरह से किया होगा तो इसने टाइम लिया होगा, अगर सोच के थोड़ा सा किया होगा तो, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, एंड यहां पे थोड़ा सा और एक लेंदी क्वेश्चन से आपका सामना हुआ, ठीक है। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर वेरियस पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन इज गिवन V इज इक्वल टू 1x² माइनस 2y² where V is in volt, x, y are in meter. The angle that the electric field at point 2 and 1 meter makes with the positive x-axis, ठीक है। सो इसको थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ा होगा। कैसे सॉल्व किया होगा, देखो V हमारा गिवन है ऑलरेडी 1x² माइनस 2y², ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, मैं यहाँ सॉल्व कर देती हूँ। V इज गिवन कितना, 1x² माइनस 2y², दिस इज गिवन बाय V, ठीक है। अभी हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, राइट, फॉर x, Ex के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो dV/dx हो जाएगी, राइट। जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, राइट, इस फॉर्मूले में रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -2x, एंड x कितना दिया हुआ है, x 1 दिया हुआ है, यहाँ पे देखो वैल्यू में x एंड y 2 एंड 1 मीटर, x एंड y की वैल्यू गिवन है यहाँ पे 2 एंड 1 मीटर। सिमिलरली अभी उसको रख लेंगे, Ey क्या है, dV/dy, ठीक है, और ये कितना है हमारा 2y²। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, राइट, तो ये अल्टीमेटली कितना आ जाएगा 2y², यानी सीधा सीधा आपका वैल्यू आ जाएगा 4y, एंड यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम रखते हैं 2 1, ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी -2x, सीधा सीधा ये वैल्यू आ गई, x 1 दिया है, y की वैल्यू 2 दी है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे एट 2 एंड 1, ठीक है, Ex इज इक्वल टू -4 एंड Ey कितना आ जाएगा हमारा +4 आ जाएगा, ठीक है। तो जिससे हमें वेक्टर फॉर्म में क्या पता चला, इन द केस ऑफ वेक्टर फॉर्म हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में -4i, राइट, +4j, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्म हो गया। अच्छा, अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्म हो रहा है और कुछ वेक्टर बन रहा है, राइट, तो मान लो ये हमारा x है, ठीक है, ये हमारा y है, यहाँ पे जो एंगल है थीटा,
तो अगर हमने ये ड्रॉ किया, अगर ये x है और ये y है, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, y बाई x, यानी EY बाई EX, राइट। EY कितना है 4 बाई 4 माइनस 4, ये क्या आ जाएगा -1, ठीक है। बट यहां पे क्या गिवन दिख रहा है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि x माइनस में है और y प्लस में है। दैट मीन्स कि नाउ वी विल गेट द क्वाड्रेंट एट द सेकेंड हाफ, ठीक है। -x है ना, -x है तो हमें सेकेंड हाफ में मिल रहा है, ठीक है। मान लो यहाँ पे हमें मिल रहा है क्वाड्रेंट, तो अब यहां से अगर हमें निकालना है तो tan -1 थीटा क्या हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। tan -1 थीटा 45 डिग्री यहां से आ जाएगा -1 से, टोटल एंगल 180 डिग्री है, ठीक है। सो टोटल एंगल कितना हो जाएगा थीटा हमारा 180 -45, दैट इज 135, ठीक है। सो नो डाउट ये क्वेश्चन आपके लिए, अगर आपने पहले से ऐसे क्वेश्चंस नहीं प्रैक्टिस किए होंगे तो डेफिनेटली ये आपको टफ लगा होगा, बट अगर आपने ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं सैंपल पेपर में, राइट, बुक से, तो डेफिनेटली आप ये कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर, ठीक है, इज मेंटेन इन अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.7 इंटू 10 टू द पावर -7। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द वायर, यहाँ पे आपको डेंसिटी भी दी गई है, ठीक है। सो देखो तीन चीजें दी गई हैं, I इज इक्वल टू 1.5 एम्पियर, एरिया इज इक्वल टू 1.7 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर स्क्वायर, राइट। एंड जो डेंसिटी दी गई है कॉपर की 1.7 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर दिया गया है। तो अगर डेंसिटी दी गई है, करंट दिया गया है, तो हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होता है, J इक्वल्स टू I बाई A, ठीक है। करंट डेंसिटी क्या हो जाएगी I बाई A, ठीक है। करंट डेंसिटी I बाई A, तो इन सबको जब आप फॉर्मूले पे पुट करेंगे, I बाई A 1.5 डिवाइडेड बाई 1.7 into 10 to the power -7, ठीक है। So you will get the value of current density which is J. So that is approximately 8.82 into 10 to the power 6 आएगा, right? अभी हमें current density मिल गया. Now we know the relationship between electric field and current density, that is rho into J, ठीक है। अभी again you are using the same density formula, ठीक है। ये डेंसिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे 1.7 इंटू 10 टू द पावर -8, राइट, मल्टीप्लाई बाई 8.82 एंड यू विल गेट द आंसर 0.15 वोल्ट मीटर अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। क्लियर है, फॉर्मूला बेस्ड था, एमसीक्यू, टाइम टेकिंग डेफिनेटली, बट फॉर्मूला बेस्ड, ओके। तो यही सारे क्वेश्चंस है ना जो आपके पेपर को थोड़ा सा लेंदी बना चुके हैं, लेकिन हाँ, अगर ऑब्वियसली इफ यू आर वेरी प्रो, मतलब आपने खूब सारे ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए होते तो ये सारे भी क्वेश्चन आप फटाफट कर जाते, ओके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको 7th वाला, राइट। अब देखो यहाँ पे लाइट फ्रॉम अ स्मॉल ऑब्जेक्ट इन एयर फॉल्स ऑन अ स्फेरिकल ग्लास जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है n इज इक्वल टू 1.5, रेडियस ऑफ कर्वेचर है r, रियल इमेज ऑब्जेक्ट का बनेगा, अ रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी फॉर्म्ड इफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज रिलेटेड टू r। तो सिंपली आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और r के बीच में बताना है क्या रिलेशन होगा और कब आपका रियल इमेज बन के आएगा, ठीक है। सो उसके लिए सिंपली आपने यहाँ पे जो स्फेरिकल लेंस का फॉर्मूला था, आपको सीधा वो फॉर्मूला लगाना था, n2 बाई v माइनस n1 बाई u इक्वल्स टू n2 माइनस n1 बाई r, यही रिलेशन है,
ठीक है, जब सारी वैल्यूज आप पुट करेंगे अल्टीमेटली आप क्या पाएंगे कि हमारा जो 0.5 है, ठीक है, 0.5 बाई आर माइनस 1 बाई यू इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वल्स 0 से बड़ा होना चाहिए, पॉजिटिव, फिर 1 बाई यू उधर जाएगा, तो बेसिकली जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा u इज ग्रेटर देन 2r। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बड़ा होना चाहिए, देन ओनली यू विल गेट द रियल इमेज। ठीक है, सो ये थोड़ा थ्योरेटिकल बेस भी था, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस भी था। ठीक है, सो अ रियल इमेज इज फॉर्म्ड इफ द इमेज डिस्टेंस u इज ग्रेटर देन ट्वाइस द रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ओके, अगेन अब ये क्वेश्चन तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगी कि टफ है, बहुत इजी है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखो यहां कह रहे हैं द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी दैट इज U एंड द काइनेटिक एनर्जी दैट इज K। ठीक है, सो द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, राइट। सो अब देखिए यहां पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, U इज इक्वल टू माइनस के ई स्क्वायर बाई आर। ठीक है, आर को स्मॉल ही ले लेते हैं। ठीक है, एंड काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, के ई स्क्वायर बाई 2r। सिंपल था, के ई स्क्वायर बाई 2r। आपको रिलेशन किसके बीच में देना था, you have to suggest the ratio of the potential energy to the kinetic energy। अच्छा, अब यहां से आप एक चीज देख रहे हैं, अगर U इज इक्वल टू माइनस के ई बाई आर है एंड K इज इक्वल टू माइनस के ई स्क्वायर बाई 2r है, तो क्या हम यहां से ऐसे लिख सकते हैं, K इज इक्वल टू राइट माइनस U बाई 2, एंड यहां से हम ये भी देख सकते हैं U इज इक्वल टू माइनस 2K, राइट, और इनका रिलेशन क्या हो जाएगा, U बाई K इज इक्वल टू माइनस 2। सीधा सीधा आंसर आ गया आपका। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल्डर वियर स्पेशल ग्लास गॉगल्स और फेस मास्क विथ ग्लास विंडो टू प्रोटेक्ट देयर आईज फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज। सो आई टोल्ड यू कि आपको जो भी हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का टॉपिक था उसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है ना, ब्रॉड में उन्होंने टेबल भी आपको बना के दिया हुआ था, एंड आई टोल्ड यू कि उस टेबल को अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, उनके सोर्सेज उनके यूजेस से क्वेश्चंस आएगा। फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ नहीं आपसे पूछेंगे, एंड डेफिनेटली देखो यहाँ पे नहीं पूछा गया है, डायरेक्ट यू विल गेट द आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहां कह रहे हैं कि एक सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस दिया हुआ है r, ये हमारा सर्कुलर लूप है, इनका रेडियस दिया है r, carries current I as shown in figure in order that the net magnetic field, ठीक है, अब इसमें I करंट फ्लो हो रहा है, in order that the net magnetic field at the center of the loop is 0, the current in wire AB should have magnitude। तो कब हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में 0 होगा, ठीक है, उसके लिए करंट को कैसे फ्लो करना होगा और कितना होना चाहिए, ठीक है, वो आपको बताना है। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सर्कुलर लूप, इस सर्कुलर लूप के लिए फॉर्मूला वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप। तो एक सर्कुलर लूप के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा, बी लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2r, म्यू नॉट आई बाई 2r। This is the magnetic field due to a circular loop, right? At the same time, the magnetic field due to this wire AB, ये एक वायर है ना AB, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो अगर करंट फ्लो हो रहा है तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड होगा, एंड ये जो हमारा सर्कुलर लूप है इस वायर से 2r की डिस्टेंस पर प्रेजेंट है, ठीक है, आपको यहाँ पे ये भी दिया हुआ है 2r की डिस्टेंस। सो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ वायर क्या हो जाएगा, डी वायर के लिए क्या होता है, एक स्ट्रेट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई, किसके लिए, वायर ए बी के लिए, बाई 2 पाई आर, ठीक है।
डिस्टेंस कितना है 2r है, तो ये क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई ए बी बाई 2 पाई इंटू 2r, राइट, विच इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए बी बाई 4 पाई r, ठीक है। सो दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सर्कुलर लूप एंड ड्यू टू द वायर, राइट। अभी हमें क्या करना है, इन दोनों को इक्वल कर देना है, ठीक है। क्या मिलेगा हमें, म्यू नॉट आई बाई 2r इक्वल्स टू म्यू नॉट आई ए बी बाई 4 पाई r, राइट। आई आर आर कैंसिल, म्यू नॉट कैंसिल, 2 1 एंड दिस इज 2, ठीक है। सो अभी हमें यहाँ पे क्या मिल गया रिलेशन, सी हियर 2 पाई आई इक्वल्स टू आई ए बी। तो करंट इसमें कितना फ्लो हो रहा है वायर में, 2 पाई आई, तो एक तो हमें मिल गया 2 पाई आई, राइट। नाउ यू कैन सी दैट द करंट इज फ्लोइंग इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल यहाँ पे प्लस एक्स एक्सेस आ जाएगा, सो करेक्ट ऑप्शन इज योर ए, 2 पाई आई अलोंग एक्स एक्सेस, ठीक है। All right. So now let's move to the next part. The next part of the question is, that is 11th number of question. The phenomena of interference is shown by longitudinal or mechanical wave, transverse mechanical wave only, electromagnetic wave, or all of these. So guys, we all know that कि interference is a property of what? Interference is a wave property. ठीक है, when our light is showing a wave direction, wave property, then it shows interference, diffraction, polarization, ये सारी प्रॉपर्टी शो करते हैं। सो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द वेव्स, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। So now let's move towards question number 12. स्क्रीन पे क्लियर दिख रहा है क्वेश्चन सभी को, चलिए। सो देखो क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या बोल रहे हैं, LCR सर्किट है, ऑल्टरनेटिंग करंट से LCR सर्किट है विथ R इज गिवन 3 ओम, XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस गिवन 4 ओम, XL राइट इंडक्टिव रिएक्टेंस गिवन 8 ओम, कनेक्टेड टू 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज AC सोर्स, तो फ्रीक्वेंसी भी दी गई है। द पावर फैक्टर फॉर द सर्किट इज, राइट। पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या था, पावर फैक्टर का फॉर्मूला याद है आप सभी को, cos phi इज इक्वल टू R बाई Z, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर पावर फैक्टर, ठीक है। R तो वी नो, बट वी हैव टू कैलकुलेट द Z, ठीक है। हमें Z निकालना है, यहाँ पे इम्पिडेंस निकालना पड़ेगा। इम्पिडेंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इम्पिडेंस, सो वी नो दैट Z इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC, XL माइनस XC का होल स्क्वायर, यही होता है हमारा इम्पिडेंस Z, ठीक है। सारी वैल्यू आपको दी गई है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ XL माइनस XC। सपोज यहाँ पे हमने X रख लिया, XL माइनस XC, सो 8 माइनस 4 दिस इज 4, तो ये पूरी वैल्यू 4 स्क्वायर हो गई, राइट। तो अभी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, सो 9 प्लस 16 दैट इज 25, दैट इज 5, हो गया, यही था क्वेश्चन, Z निकल गया। पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, 3/5, ठीक है। एंड 3/5 इज हाउ मच, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 0.60। इससे सिंपल क्वेश्चन तो नहीं दे सकते थे वो, ओके। चलिए अब बढ़ जाते हैं assertion एंड रीजन वाले क्वेश्चन पर। देखो assertion एंड रीजन में अगर हम जाएं तो यहाँ पे आपको पता है कि ऑप्शंस जो दिए होते हैं assertion और रीजन दिए होते हैं, एंड यू हैव टू सेलेक्ट A, B, C एंड D में। A ऑप्शन आप तब सेलेक्ट करते हैं जब बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू, लेकिन रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, देन यू गो फॉर ऑप्शन A।
B option is where both assertion and reason statement are true, but reason is not the correct explanation for assertion. C, assertion तो true है but reason सरासर गलत है. And D, when both are false. ठीक है. So now let us go towards the assertion and reason. देखो 13 क्वेश्चन में assertion कह रहा है the mass of a nucleus is less than the sum of the mass of the constituent nucleon. न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले पार्टिकल्स, दैट इज योर प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स, दे आर द न्यूक्लियॉन. ठीक है. सो पहला स्टेटमेंट कह रहे हैं कि जो मास ऑफ द न्यूक्लियस है, ठीक है, इज लेस देन द सम ऑफ द मास ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट. तो ऑब्वियसली अगर हम किसी भी एटॉमिक मास, किसी भी एटम के न्यूक्लियस की बात करेंगे, राइट, सो द मास ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस इज ऑलवेज लोअर देन द सम ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट. एंड यही तो हमारा मास डिफेक्ट था. मास डिफेक्ट क्या था? द मास ऑफ द न्यूक्लियाई इज लेस देन द मास ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट, राइट. सो असर्शन तो यहाँ पे करेक्ट आ गया. ठीक है, assertion is correct. क्या रीजन करेक्ट है? रीजन पढ़ लेते हैं पहले स्टेटमेंट. एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड. एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड लिखा है व्हेन द न्यूक्लियस आर बाउंड टुगेदर टू फॉर्म अ न्यूक्लियस. तो ये तो नहीं होता है ना. जब हमारी न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स बाइंड होते हैं तो उस समय एनर्जी रिलीज होती है. तो यहाँ पे तो सीधा सीधा एनर्जी क्या हो रही थी? रिलीज होती है. तो रीजन तो सीधा सीधा फॉल्स हो गया. सो वी हैव assertion is true but reason is false. So we'll go for option C, जहां पे assertion सही है, reason गलत हो गया. Next, all atoms have a net magnetic moment. ठीक है, all atoms have a net magnetic moment. सेकेंड कह रहे हैं a current loop does not always behave as a magnetic loop. ठीक है, सो गाइस कोई भी एटम पे हमेशा नेट मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं होता है. क्यों नहीं होता है नेट मैग्नेटिक मूवमेंट? देखो हमारे जो एटम्स होते हैं उनमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आइदर वो पेयर्ड होते हैं और अनपेयर्ड होते हैं. इफ the orbitals having paired electron, then the electrons are in their opposite spin and they cut each other. तो वहां तो आपको जीरो मैग्नेटिक मूवमेंट मिलेगा, है ना. तो ये वही वाला केस हो गया. डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो हो जाएगा. और अगर पैरामैग्नेटिक होता है वेयर यू हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो वहां पे आपको एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो उसकी वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट तो मिल रहा है हमें, राइट. सो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई? फॉल्स हो गई. ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट कह रही है कि अ करंट लूप डज नॉट ऑलवेज बिहेव एज अ मैग्नेटिक डाइपोल. अब ऐसे समझिए कि अगर कोई करंट है, करंट कैरिंग लूप है, तो उसके चारों तरफ तो मैग्नेटिक फील्ड होगा ही, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होगा. एंड मैग्नेटिक फील्ड है तो डेफिनेटली चार्जेस होंगे, तो डाइपोल तो होगा ही यहाँ पे. सो दोनों स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो गई. ऑप्शन हो गया डी. ठीक है, दोनों स्टेटमेंट गलत हो गई यहाँ. सो आप कह सकते हैं बोथ फॉल्स. रीजन कह रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाते हैं. बोर मॉडल्स पे क्वेश्चन है. इन अ बोर मॉडल द हाइड्रोजन एटम द एनर्जी लेवल आर डिस्क्रीट एंड क्वांटाइज्ड. तो यही तो बोर का पोस्टुलेट था कि the orbitals present in an atom are discrete in nature and quantized in nature. You are able to count as well as they all orbitals have their particular energy level. They all having different energy levels. सबका orbital का अपना एक energy level का set है. तो this statement is true. ठीक है. Reason, in a hydrogen atom, the electrostatic force on an electron provides the necessary सेंट्रीपिटल फोर्स टू इट टू रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस. अभी देखो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. कोई भी चार्ज पार्टिकल इफ दैट इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस और मूविंग इन अ सर्कुलर पाथवे, डेफिनेटली एक सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर काम करता है.
ठीक है, तो स्टेटमेंट तो ट्रू है, बट क्या ये इसके लिए रीजन है? क्या इसका मॉडल का जो हमारे एनर्जी लेवल डिस्क्रीट है, क्वांटाइज्ड है, क्या ये रीजन सही है उसके लिए? नहीं। तो आप कह सकते हैं कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, सो ऑप्शन इज बी हियर। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। इफ accelerated electrons are passed through a narrow slit, a diffraction pattern is observed। तो याद करिए कि जो हमारे डुअल नेचर थे, ठीक है, डुअल नेचर ऑफ वेव था, उसमें हमने यही तो देखा था कि जो हमारे लाइट हैं वो एक पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहे हैं while showing फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, जब वो पार्टिकल मेटल से टकरा रहे हैं देन दे अलाउ द इलेक्ट्रॉन टू मूव अवे, बाहर निकाल रहे हैं। एंड इलेक्ट्रॉन जो कि एक खुद पार्टिकल है, राइट, जब उसको डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट में डाला गया था तो इलेक्ट्रॉन्स क्या था, डिफ्रैक्शन पैटर्न शो कर रहा था, राइट। सो दिस इज करेक्ट, एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन पास थ्रू अ नैरो स्लिट शोज द डिफ्रैक्शन पैटर्न, करेक्ट है, ट्रू है। इट बिहेव एज बोथ पार्टिकल्स एंड वेव, तो दोनों ही करेक्ट है, एक्सप्लेनेशन एंड रीजन, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑलराइट, सो दैट इज ऑल अबाउट योर यू कैन से एमसीक्यूज। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेक्शन नंबर बी पे। ये तो बात थी आपकी एमसीक्यूज की, ठीक है। सेक्शन बी पर आते हैं। क्या लग रहा है अब आपको कि मैम कर तो लिया होता है ना, थोड़ा सा और दिमाग लग गया होता, बट कोई बात नहीं, अब एग्जाम हो गया, अब उसके बारे में नहीं सोचना है, ठीक है। अब उनको ध्यान देना है दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट साइकिल, ठीक है। अब अगर आप में से कोई नेक्स्ट ईयर के लिए एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो यू हैव गॉट एन आइडिया कि किस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं एग्जाम में, है ना। दे आर नॉट टफ, ओनली यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट नाइसली, ठीक है, एंड प्रैक्टिस मेनी मोर क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए आते हैं सेक्शन बी पर। देखो सेक्शन बी में जो हमारा पहला क्वेश्चन है, अब यहाँ पे मैं डेरिवेशंस आपको नहीं करवाऊंगी, ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली डेरिवेशन पार्ट थ्योरेटिकल चीजें हैं और उसमें बहुत टाइम जाएगा, एंड यू नो दैट कि डेरिवेशन तो आपने कर ही लिया होगा, है ना। तो जहां जहां न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट होंगे वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखो पहला क्वेश्चन यहां कह रहे हैं व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इन अ कंडक्टर। डिड्यूस द रिलेशन बिटवीन द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन इन इट। तो नीचे वाला पार्ट जो है वो तो आपका क्या है, डिराइवेशन था, ठीक है, और आपने बहुत आराम से ये कर लिया होगा, I इज इक्वल टू NeAVD, यही वाला फॉर्मूला आपको डिराइव करना था एंड आई एम श्योर ये आपने कर लिया होगा। नेक्स्ट पहला पूछ रहा है द ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वेलोसिटी मतलब डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है, पर यूनिट टाइम, कितने टाइम में कितना डिस्टेंस किस डायरेक्शन में ट्रेवल किया, दैट इज द वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन्स को जब आप टेम्परेचर देते हैं या इलेक्ट्रॉन्स जब कोलॉइड करते हैं, मूव करते हैं, तो ऑब्वियसली उनके बीच में कोलिजन होता है, ठीक है। अब अगर आपने किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, ठीक है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस के डायरेक्शन में बनता है, राइट, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे आर ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव डायरेक्शन। सो नाउ सभी इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स द पॉजिटिव। तो हम कहेंगे कि अब हमारे इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहे हैं, चलना शुरू कर दिए, दैट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी टेक्स प्लेस विद इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो देखो ऑब्वियसली जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करना शुरू करेंगे तो एक दूसरे से टकराएंगे, दे आर नॉट हैविंग सेंसर्स ना कि हमें टकराना नहीं है, हम सबको एक ही डायरेक्शन में जाना है, उनको बस इतना पता है। मीनवाइल दे जस्ट कोलॉइड विद ईच अदर, राइट, एंड तो उनका जो
उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी आएगी, अभी थोड़ा उनको टाइम लगेगा वहां तक पहुंचने में, तो मैग्नीट्यूड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, कम हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। अप्रोक्सीमेटली जो इनकी वेलोसिटी होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी 10 टू द पावर -4 मीटर पर सेकेंड, कहीं कहीं पे -3 मीटर पर सेकेंड भी मिलेगा, बट अल्टीमेटली अगर आपने लेस भी लिखा होगा दैट इज ऑल्सो ओके। सेकेंड पार्ट था रिलेशन बताने का, 2 नंबर का क्वेश्चन था। अगर आपने रिलेशन डिराइव कर दिया होगा, मेनली रिलेशन डिराइव पे ही नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 18। देखो क्वेश्चन नंबर 18 भी अपने आप में बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है और बहुत अच्छे तरीके से दिया है। हाँ, थोड़ा लेंथी जरूर है मैं कहूंगी, ठीक है, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन कह रहे हैं कि अ वायर ऑफ लेंथ एल इज बेंट राउंड, पहले केस में वायर को सर्कुलर कॉइल में बेंट कर दिया गया है n नंबर ऑफ टर्न, और दूसरे केस में आपके वायर को सर्कुलर कॉइल में टर्न किया गया है n नंबर ऑफ टर्न से। The coil in both cases is free to turn about a vertical axis coincide with the plane of the coil। तो जो हमारा कॉइल है दोनों केसेस में फ्री टू टर्न अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस से टर्न करने के लिए फ्री है, मतलब टॉर्क लग रहा है, टर्न हो रहा है ना तो टॉर्क लग रहा है। इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैरिंग द सेम करंट, करंट सेम है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। फाइंड द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द स्क्वायर कॉइल ऑन द सर्कुलर कॉइल। तो सिंपली आपको क्या निकालना था, यहाँ पे टॉर्क का रेशियो निकालना है, राइट। अब देखो कैसे निकलेगा ये, टॉर्क का क्या फॉर्मूला होता है, टाउ इज इक्वल टू NIAB। ये फॉर्मूला आपने आई एम श्योर रट लिया होगा अच्छे से, ठीक है। टाउ इज इक्वल टू, टाउ क्या होता है, टॉर्क वो फोर्स होता है जो किसी भी वायर को या उसको टर्न कर देता है, वो फोर्स जो टर्न करने के लिए यूज होता है, दैट इज द टॉर्क, ठीक है, NIAB, राइट। तो अभी यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स, करंट एंड द मैग्नीट्यूड, द मैग्नेटिक फील्ड, ये सब सेम है। तो दैट मीन्स टॉर्क ओनली डिपेंड्स ऑन एरिया, टॉर्क डिपेंड्स ओनली ऑन एरिया हियर, इस पर डिपेंड कर रहा है टॉर्क, हमारे एरिया पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर हम सर्कुलर कॉइल की एरिया की बात करें, ठीक है, अब हमें एरिया ही तो निकालना है ना, सर्कुलर कॉइल की एरिया, एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो सर्कुलर कॉइल की एरिया हमारी अगर सरकमफेरेंस देखा जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगी n नंबर ऑफ टर्न्स इनटू सरकमफेरेंस 2 पाई r, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, जो टोटल लेंथ है वायर की L के बराबर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहां से हम R निकाल लेंगे L बाई N इंटू 2 पाई, ठीक है। एरिया क्या होता है सर्कल का, दिस इज द सरकमफेरेंस, पहले हम सरकमफेरेंस निकाल लिए, ठीक है। एरिया क्या हो जाएगा पाई R स्क्वायर, दिस इज द एरिया, ठीक है। अभी हमें क्या कर लेना है, अब एरिया भी n नंबर ऑफ टर्न्स है तो इंटू n हो जाएगा, n नंबर ऑफ टर्न्स है ना तो इंटू n हो जाएगा। तो पाई r की जगह हम क्या लिख लेंगे, L स्क्वायर बाई n स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर इंटू n। तो n से कैंसिल, पाई स्क्वायर से पाई कैंसिल, हमें क्या मिल गया L स्क्वायर 4 पाई n, L स्क्वायर 4 पाई n मिल गया। दिस इज द एरिया ऑफ सर्कुलर कॉइल, ठीक है। एट द सेम टाइम अगर हमें स्क्वायर कॉइल की एरिया निकालनी है, स्क्वायर कॉइल एरिया, तो पूरा स्क्वायर कॉइल की जो एरिया होगी वो उसके पेरीमीटर के बराबर होगी, ठीक है। पेरीमीटर क्या होता है, पूरा जितना उसका डिस्टेंस होगा वो पेरीमीटर। तो यानी अगर नंबर ऑफ टर्न्स, पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर इज इक्वल टू n इंटू 4a, सपोज कर लीजिए कि जो साइड है वो a है, ठीक है, तो आपने यहां से a निकाल लिया। अच्छा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, पूरे लेंथ के बराबर है, इज इक्वल टू l। तो यहां से a क्या आ गया हमारा, l बाई 4n, a इज इक्वल टू व्हाट,
L/4n। अब स्क्वायर का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर n इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। एरिया का स्क्वायर n इंटू ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला रख लीजिए, n इंटू एल स्क्वायर बाई 16n स्क्वायर। ओके, n कैंसिल, क्या मिल गया? एल स्क्वायर बाई 16n। तो देखो अभी आपको एरिया भी मिल गया स्क्वायर का भी और एरिया मिल गया सर्कल का भी। आपको क्या करना है? रेशियो निकालना है, स्क्वायर ओवर द कॉइल, ठीक है। तो टॉर्क, स्क्वायर का टॉर्क, सर्कल का टॉर्क, एंड यू नो दैट टॉर्क इज नाउ डिपेंडेंट ऑन एरिया, सो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल, यही हो जाएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना गिवन है? एरिया ऑफ स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 16n, एरिया ऑफ सर्कल एल स्क्वायर बाई 4πn। सो सिंपली आपने क्या देखा यहाँ पे? एल स्क्वायर से कैंसिल हो गया, n से कैंसिल हो गया, एंड ये 4 हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो अभी हमें बचा क्या यहाँ? टाउ एस बाई टाउ सी, ये क्या बन गया? 1/4 मल्टीप्लाई π/1, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा? π/4। तो दिस इज द रेशियो। ओके, ऐसे सॉल्व करेंगे आप और आपका आंसर आ जाएगा π/। क्लियर? 2 नंबर का क्वेश्चन था, आपको पहले दोनों के स्क्वायर एरिया निकाल लेने थे, रेशियो निकाल देना था, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में देखो 2 पार्ट दिए हुए हैं, ए और डी, ठीक है। ऑलमोस्ट दोनों सिमिलर ही हैं, बस आपको थोड़ा सा इसमें अलग अलग चीजें हैं, बट सेम चीजें आपको यहाँ अप्लाई करनी है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है, मैं आपको ये वाला करके दिखा दूंगी, आप सिमिलर वे से इसको भी कर सकते हैं। अ बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ 2 वेवलेंथ, ठीक है। अच्छा देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा आपका कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था। यहाँ पे अगर आपने ध्यान नहीं दिया होगा तो क्वेश्चन गलत हुआ होगा। कह रहे हैं कि अ बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग 2 वेवलेंथ, यहाँ पे आपको λ1 दिया है 400 नैनोमीटर एंड λ2 दिया हुआ है 600 नैनोमीटर, यूज्ड टू इल्यूमिनेट अ सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ 1 मिलीमीटर, ठीक है। तो जो स्लिट है उनका जो विड्थ है वो 1 मिलीमीटर का स्लिट है। Find the least distance of the point from the central maximum where the dark fringes due to both the wavelength coincide on the screen placed 1.5 meter away from the slit, ठीक है। तो देखो डार्क फ्रिंज के लिए, मैक्सिमा के लिए, मिनिमा के लिए कंडीशन इज डिफरेंट, बट फॉर मैक्सिमा द कंडीशन इज डिफरेंट, ठीक है। सो डार्क फ्रिंज कंडीशन क्या हो जाएगा? डार्क फ्रिंज का कंडीशन क्या कहेगा हमारा? a sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा, यही होता है हमारा कंडीशन, ठीक है। अभी कोइंसाइड करने के लिए n1 λ1 इक्वल्स टू n2 λ2 होना है, ठीक है। अभी हमें पता है कि n1 कितना दिया हुआ है, λ1 λ2 दिया हुआ है, तो n1 400 इक्वल्स टू n2 600, राइट। सो यहां से हम n1 n2 निकाल लेंगे, 600 बाई 400 3/2, ठीक है। तो अब इससे हमें क्या पता चल गया? m1 कितना आ गया? 3। देखो यहां से देखो n1, अगर आप इसको इस तरह से भी लिखें तो ये क्या आ जाएगा? 2n1 इक्वल्स टू 3n2, यही चीज है ना, 2n1 इज इक्वल टू 3n2। तो अब n1 की वैल्यू क्या आ गई हमारी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n1? n1 3 के बराबर है और n2 किसके बराबर हो जाएगा? 2 के बराबर हो जाएगा। तो n1 3 के बराबर हो गया, n2 2 के बराबर हो गया। बस अब हमें क्या कर लेना है? फॉर्मूला लगा देना है पोजीशन फाइंड करने वाला। पोजीशन फाइंड करने वाला फॉर्मूला क्या था? y इज इक्वल टू n लैम्डा d बाई स्मॉल d। ये डिस्टेंस है, स्लिट और जो पैटर्न बन रहा है
ठीक है, और स्मॉल डी स्लिट का डिस्टेंस है, राइट। तो आपको सारी चीजें गिवन है। अब मान लीजिए हमने लिया N3, आप पहले वाले केस के ले लीजिए N1 के लिए, जब अगर N1 3 है तो लैम्डा क्या हो जाएगा, N1 के लिए लैम्डा हमारा कितना है 400 है, मल्टीप्लाई क्या है हमारा कैपिटल डी कितना है 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर डिवाइडेड बाई स्मॉल डी कितना दिया है 1 मिलीमीटर, तो दैट इज 10 to the power -3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे इट इज अप्रोक्सीमेटली 1.8 मिलीमीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेम तरीके से आपने ये वाला भी सॉल्व करिएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। इन एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखो वो दूसरा वाला भी सेम उसी तरह निकलेगा, सेम फॉर्मूले पे, इसीलिए मैंने ये नहीं किया है। जैसे अभी पहले आप m1 लैम्डा 1 n2 लैम्डा 2 करके n1 और n2 की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है, फॉर्मूले पे रखिए, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहा है हैविंग द वेवलेंथ 0.11 नैनोमीटर, ठीक है। कैलकुलेट द वोल्टेज थ्रू विच इलेक्ट्रॉन वर एक्सेलरेटेड टू अटेन द वेवलेंथ। आपको वोल्टेज निकालना है, राइट। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू दी है, मास दिया है एंड प्लैंक कांस्टेंट दिया है। यहाँ पे आप डी ब्रोगली का वेवलेंथ का फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। तो क्या था, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई अंडर रूट 2me बाई v, 2me इंटू v, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू v, ठीक है। यहां से सिर्फ आपको फॉर्मूले पे v की वैल्यू निकाल लेनी है। v क्या हो जाएगा, h स्क्वायर बाई 2me, ठीक है, और ये लैम्डा भी नीचे आ जाएगा, तो ये लैम्डा स्क्वायर, बस आपने उलट फेर कर दिया, राइट। और इससे जब आप वोल्टेज निकाल लेंगे सारी वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, सो इट इज अप्रोक्सीमेटली 12 किलो वोल्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है, 12 किलो वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा इस तरीके से, फॉर्मूला बेस था, 2 नंबर को जस्टिफाई कर रहा था ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख रहा है, सपोज अ न्यूक्लियस विथ मास नंबर A एंड द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन A इज 7.6 MeV, ठीक है। ब्रेक इनटू 2 न्यूक्लियाई, ईच ऑफ मास A 120 विद BE by A 8.5 MeV, कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज इन द प्रोसेस। एकदम इजी क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन है, ठीक है। क्या करना है इसमें, देखो इनिशियल आपको बाइंडिंग एनर्जी दी हुई है, इनिशियल बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकलेगी, इनिशियल बाइंडिंग एनर्जी के लिए 240 है, मल्टीप्लाई बाइंडिंग एनर्जी इनटू ए 7.6 MeV में ही आंसर रखिए, तो ये आ जाएगा 1824 MeV, ठीक है। फाइनल बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी, फाइनल बाइंडिंग एनर्जी 120। अब देखो न्यूक्लियाई 2 में टूटा है तो यहाँ पे 2 इंटू 120 हो जाएगा, ठीक है, 2 इंटू 120 इंटू 8.5, ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा 2040 MeV। बस अब आपको क्या कर लेना है, एनर्जी रिलीज निकाल लेनी है। एनर्जी रिलीज इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, 1824 that is equal to 216 MeV। इसको नोट कर लीजिए। Okay, now let's move to question number 22. This is your section number C and this is your 3 marks question, ठीक है। 3 मार्क का क्वेश्चन था, 3 ऑप्शन, 3 क्वेश्चंस इसमें सब क्वेश्चंस दिए हुए थे, तो लाइक फॉर एवरी यू विल गेट 1 मार्क्स, ईच क्वेश्चंस आपको एक एक नंबर
मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ कह रहे हैं कि एक एसी वोल्टेज है, ठीक है, एसी वोल्टेज है VI एंड इसके लिए इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पे आपको VI इक्वल्स टू 12 sin 100 पाई टी वोल्ट, ठीक है। तो यहां से आपको एक तो सबसे पहले क्या मिल गया, पीक वोल्टेज मिल गया, कितना, V0 इज इक्वल टू 12 वोल्ट, ये आपको पीक वोल्टेज मिल चुका है 12 वोल्ट का। इज अप्लाइड बिटवीन द A एंड B इन अ नेटवर्क ऑफ 2 आइडियल डायोड एंड 3 रेजिस्टर शोन इन फिगर। तो इतना वोल्ट आपको इस डायोड के साथ सेट किया गया, 2 डायोड और 3 रेजिस्टर के साथ। अब ये तो सिर्फ डायग्राम को जस्टिफाई किया गया। अब यहां से आपको पूछा जा रहा है कि ड्यूरिंग अ पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट वोल्टेज VI, ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव हाफ साइकिल है, पॉजिटिव हाफ साइकिल का मतलब क्या हुआ कि जब आप ऑल्टरनेटिंग करंट देखते हैं तो ये हमारी पॉजिटिव हाफ साइकिल होती है, ये हमारी नेगेटिव हाफ साइकिल होती है। तो ड्यूरिंग अ पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट वोल्टेज VI, तो अब हमें सिर्फ पॉजिटिव वाले के लिए फोकस करना है। अगर हम पॉजिटिव के लिए फोकस करते हैं तो मान लीजिए यहां से हमारी प्लस करंट निकल के आ रही है, ठीक है, और हमें पता है कि अगर पॉजिटिव टर्मिनल P से कनेक्टेड होता है और नेगेटिव टर्मिनल N से कनेक्टेड होता है तो फॉरवर्ड बाइजिंग होती है। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, इस तरफ अगर हम आ रहे हैं तो ये तो उल्टा हो जा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा रिवर्स बायस्ड हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, रिवर्स बायस्ड हो गया, ठीक है। एंड D2 क्या है, देखो पॉजिटिव एनोड से एंड नेगेटिव टर्मिनल कैथोड से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। तो आइडेंटिफाई विच ऑफ द 2 डायोड्स विल कंडक्ट एंड वाई, तो सीधा सीधा D1 गायब, राइट, और यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, D2। तो D2 डायोड D2 विल कंडक्ट, ठीक है, ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा, D2 कंडक्ट करेगा। ये आपने किया होगा तो 1 नंबर मिल गया होगा, ये तो सिंपल आपको सर्किट देख के आंसर था। रीड्रॉ एन इक्विवेलेंट सर्किट टू शो द फ्लो ऑफ करंट। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, करंट का फ्लो दिखाना है। तो सीधा सीधा अब हमें दिख रहा है कि D1 तो ओपन सर्किट है, ये वाली हमें सर्किट दिख रही है, तो यहाँ पे हमारा जो करंट का फ्लो होगा वो A से R, ठीक है, और R से करंट B पर आएगा। तो करंट का फ्लो क्या हो जाएगा, A से R और R से B आ जाएगा करंट फ्लो, यही हो जाएगा करंट का फ्लो, ठीक है, 1 नंबर मिल गया इस पे भी। तीसरा कह रहा है कैलकुलेट द आउटपुट वोल्टेज ड्रॉप V0 अक्रॉस द 3 रेजिस्टर व्हेन द इनपुट वोल्टेज अटेन अ पीक वैल्यू। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेट करना है द आउटपुट वोल्टेज ड्रॉप, राइट। अच्छा, वोल्टेज निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, करंट। करंट क्या होता है, V/R होता है। अब देखो हमें पता है कि ये वाला वोल्टेज जो है ये तो निकल गया, यानी अब A जो है R के बराबर हो गया है, राइट। और यहां से अगर हम देखें तो अब हमें P और ये इस वाले के बीच में चाहिए, यानी A इक्वल्स टू R इक्वल्स टू P हो जाएगा। तो अब P पे हो गया 12 वोल्ट और यहाँ पे हो गया 0 वोल्ट, तो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है अगर आप यहां से देखें तो R से, ठीक है। तो इनके बीच में रेजिस्टेंस कितना है, 1 and 2 ओम है, 3 ओम है। R कितना आ गया आपका, 3 ओम। वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। अच्छा, ये 3 किलो ओम है, राइट। तो करंट कितना निकल आएगा हमारा, देखो करंट कितना आ जाएगा, V कितना है, 12/3 किलो ओम है, 3000 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 4 मिली एम्पियर आपका सीधा सीधा करंट आ गया, राइट। तो अब वोल्टेज अक्रॉस, आपको सभी रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है। तो सबसे पहले अगर हम वोल्टेज निकालेंगे किसके अक्रॉस, मान लीजिए आपने 2 किलो ओम के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, तो ये तो अब आसान हो गया, वोल्टेज अक्रॉस कितने ओम के आगे, 2 किलो ओम के आगे। तो ये क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R। I आपने 4 निकाल लिया है, 4 मिली एम्पियर इंटू R कितना है, 2 किलो वॉट, ठीक है, 2 किलो वॉट है या 2 किलो ओम ले लीजिए। तो ये सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 8 वोल्ट आ जाएगा। तो वोल्टेज अक्रॉस 2 किलो वॉट 8 वोल्ट आ गया। सिमिलरली 3 के अराउंड 12 और 1 के अराउंड 4 आ जाएगा। सो यहाँ पे तीनों के अराउंड, 2 के अराउंड 8 वोल्ट आ गया, 3 के अराउंड 12 वोल्ट और 1 किलो वोल्ट के अराउंड 4 वोल्ट आ जाएगा। यही निकालना था आपको, हो गया।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। मेरे जंदी बच्चों से बात हुई, सबने कहा मैम एक क्वेश्चन था जो आउट ऑफ सिलेबस आ गया था, है ना, और वो 11th का क्वेश्चन दे दिए थे और ये गलत हुआ हमारे साथ, ठीक है। तो गाइस अगर उन्होंने 11th का क्वेश्चन दिया भी है तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं दे दिया था कि जो आपको आता ही नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए जो मेरे पास रिव्यू आए स्टूडेंट्स के, मैं आपको वो बता रही हूँ कि उनका 11th का क्वेश्चन आया था, है ना, और आउट ऑफ सिलेबस आ गया था, ऐसा वैसा कुछ क्वेश्चन था। बट अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा कि ठीक है, माना उन्होंने कुछ मोशन के इक्वेशन यूज किए हैं, बट ये कोई उतना बड़ा तो फॉर्मूला नहीं यूज कर लिया था जो आपको पता ही नहीं था, है ना। बच्चे बच्चे को मोशन इक्वेशन के मोशंस के पता होते हैं फॉर्मूले। तो चलिए पहले तो इस क्वेश्चन को हम समझते हैं कि क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है आपसे, ठीक है। देखो, फिगर शोज अ नैरो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंटरिंग विद अ वेलोसिटी, कितना प्यारा क्वेश्चन। देखो एक इलेक्ट्रॉन है चुपके से v वेलोसिटी से, ठीक है, v वेलोसिटी से 3 × 10⁻7 मीटर की पर सेकेंड की वेलोसिटी से, है ना, v इज इक्वल टू 3 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चुपचाप एंटर कर रहा है, ठीक है। कहां पे एंटर कर रहा है? बिटवीन द टू पैरेलल हॉरिजॉन्टल प्लेट्स, दो प्लेट के बीच में चुपचाप एंटर कर रहा है ना। और जो प्लेट है उनका नाम P1 P डैश P2 P डैश है, इन दोनों प्लेट के बीच में पैरेलली एंटर कर रहा है, ठीक है। इफ ईच प्लेट इज 3 सेंटीमीटर लॉन्ग, अगर यहाँ पे दोनों प्लेट की जो L है वो 3 सेंटीमीटर दे दी है, यानी कि जो डिस्टेंस है दोनों प्लेट के बीच में, जो लेंथ है प्लेट का, जो लेंथ है दैट इज 3 सेंटीमीटर विच इज 0.03 मीटर, ठीक है। एंड कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाइड बिटवीन द प्लेट सो दैट द बीम जस्ट स्ट्राइक एट P2, ठीक है। अच्छा, ये जो दोनों प्लेट हैं, देखो ये दोनों प्लेट के बीच में जो सेपरेशन है वो 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। कितना है? प्लेट सेपरेशन स्मॉल d 2 सेंटीमीटर विच इज 0.02 मीटर होगा, ओके। इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का मास आपको याद भी है और कहीं ना कहीं पेपर में गिवन भी रहता है, राइट। कहीं ना कहीं से आप ढूंढ ही निकालेंगे पेपर में। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻−19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 × 10⁻−31 kg, है ना। अब देखो, अगर आपसे कहा है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटर कर रहा है, ठीक है, पैरेलली दोनों के बीच में, तो ऑब्वियसली कहीं मिड से आपको दिख ही रहा है कि एकदम मिड से एंटर कर रहा है। दैट मीन्स कि एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन की जो दूरी होगी वो 1 सेंटीमीटर होगी, दोनों प्लेट से इलेक्ट्रॉन की जो दूरी होगी वो कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। सो इट मस्ट डिफ्लेक्ट 1 सेंटीमीटर टू जस्ट हिट P2, राइट। दोनों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर आ गई। अब देखो, सबसे पहले तो अब आप यहाँ पे टाइम निकाल लीजिए, ठीक है। टाइम क्या हो जाता है? डिस्टेंस अपॉन जो हमारा वेलोसिटी यानी कि जो हमारी स्पीड है वो हो जाएगी, या आप L/V कर लीजिए इसी के टर्म में। तो टाइम कितना निकल आएगा? L कितना है? 0.03 और V कितनी दी है? 3 × 10⁻7। टाइम निकल आया 10⁻−9 सेकेंड, ये हमारा टाइम आ गया। अब क्या निकालेंगे हम? तो हमें टाइम पता चल गया कि कितना टाइम ले रहा है इलेक्ट्रॉन अंदर जाने के लिए। दूसरा वर्टिकल मोशन। अब चूंकि यहाँ पे एक वर्टिकल मोशन आपको दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक कर रहा है P2 पर, ठीक है, तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 1 सेंटीमीटर है, राइट। सो यहाँ पे अगर हम डिस्टेंस निकालें y इज इक्वल टू 1/2 AT², तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ये कितना है? 1 सेंटीमीटर है, यानी 0.01। 1/2 × A × T कितना है? 10⁻−9 × 10⁻−9 T² है ना, तो A कितना हो जाएगा? 0.02 × 10⁻18, ठीक है, ये कुछ इतना होगा। और ये फिर कितना आ जाएगा? 2 × 10⁻16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, राइट। ये आ गया हमारा क्या? एक्सेलरेशन।
बस हो गया काम। अब उसके बाद आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सेलरेशन का रिलेशन तो पता ही होगा, है ना। तो वो रिलेशन क्या था, याद करिए। रिलेशन हमारा यही था, A इज इक्वल टू ई बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बस यहां से आपने क्या निकाल लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। तो अब देखो सारी वैल्यूज पुट करिए यहाँ पे, E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AM बाई E। सारी वैल्यूज, इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और एक्सेलरेशन की वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो E आ जाएगा 1.14 इंटू 10 टू द पावर 5 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, ये हमारा आ गया। अभी हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट तो अब देखो हमें यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेना इनका। इफ ईच प्लेट इज 3 सेंटीमीटर लॉन्ग, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल ही गया है, डिस्टेंस आपको पता ही है दोनों प्लेट के बीच में, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपने निकाल ही लिया है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V इज इक्वल टू E इंटू डी होता है। तो E इंटू डी, राइट। तो यहां से हमें क्या निकालना है, E V बाई डी हो जाएगा, यही फॉर्मूला है। E की जगह आपने ये रख लिया 1.14 इंटू 10 टू द पावर 5, D कितना है 0.02, आंसर आ जाएगा 2280 वोल्ट। बस यही करना था हमने, नोट कर लीजिए इसे, है ना। थोड़ा सा हाँ दिमाग लगाने वाला, आई एम नॉट सेइंग, बट यस इजी भी था, बहुत टफ भी नहीं था। थोड़ा सा आप अप्लाई करते दिमाग। आई नो कि एग्जाम ड्यूरेशन में इतना पैनिक होता है कि क्वेश्चन छूट ना जाए, इन सब केसेस में हमारा माइंड फोकस नहीं कर पाता है। इसीलिए कहा जाता है कि एग्जाम के पहले आप इतने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए कि एग्जाम में जब आप जाइए तो आप इन सब क्वेश्चंस के यूज टू रहिए, है ना। इसीलिए आपको प्रैक्टिस के लिए बोला जाता है। चलिए बढ़े अगले क्वेश्चन पर। एक और क्वेश्चन आ गया आप लोगों के लिए, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे क्या कह रहे हैं, ओके, स्टेट टू कंडीशन अंडर विच द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर। 3 नंबर का क्वेश्चन था, बड़े आराम से आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कंडीशन लिखने पे नंबर मिल जाना था। ठीक है, क्या क्वेश्चन है यहाँ पे, 1 नंबर तो मिल जाता अगर आप 2 कंडीशन लिखते। पहला कंडीशन क्या था TIR के लिए, कि ऑलवेज द लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडिया। ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या था हमारा, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है इसमें, ये तो था ए पार्ट। इसका जो बी पार्ट है, बी पार्ट में क्या कह रहे हैं कि देखो यहाँ पे आपको एक ट्रांसपेरेंट कंटेनर दी है जिसमें 3 लेयर दी गई है लिक्विड की। ठीक है, 3 कंटेनर लेयर ऑफ 3 इमिसिबल ट्रांसपेरेंट लिक्विड। इमिसिबल का मतलब वो लिक्विड जो आपस में घुलते नहीं है, उनको इमिसिबल कहते हैं। अभी देखो यहाँ पे ए है, बी है, सी है, 3 लिक्विड के अलग अलग लेयर बनी हुई है, राइट। तीनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस दिए हैं, ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/4n और सी का 2/3n है। अब हमने क्या किया, एक लेजर बीम डाला, यहां से एक लेजर बीम की लाइट डाली, राइट, एट द इंटरफेस बिटवीन ए एंड बी, यानी ए और बी के बीच में जो सरफेस था उस पे हमने एक लाइट डाली लेजर बीम से, मेकिंग एन एंगल थीटा, और उसने क्या किया, एक एंगल बना लिया थीटा। यही क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपको क्या करना है, प्रूफ करना है दैट बीम डज नॉट एंटर द रीजन सी एट ऑल। ठीक है, फॉर साइन थीटा ग्रेटर देन 2/3। तो अगेन हमारा ये प्रूविंग वाला ही क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर आप देखो तो क्या मिलेगा कि हमें पता है कि जो लाइट का हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, ठीक है, लिक्विड ए के लिए, लिक्विड ए के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज Na, वो n है। लिक्विड बी के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है आपका, 3/4n है, 3/4
4n है, और लिक्विड C के लिए इट इज गिवन 2n/3। ठीक है, ये 3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस दिए हुए हैं। अब देखो, जब भी रिफ्रैक्शन होता है सो यू आर यूजिंग द स्नेल्स लॉ, राइट। स्नेल्स लॉ क्या कहते हैं? Na, सपोज करिए कि हमारी पहले इंटरफेस यानी A और B के बीच की अगर हम बात करें, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट टू मीडिया A एंड द B, सो लाइट एंटरिंग फ्रॉम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स A sin थीटा इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू B, A से B में जा रहा है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये हो गया साइन R। I इज इक्वल टू थीटा गिवन है, ठीक है, इंसिडेंट एंगल थीटा इज ऑलरेडी गिवन, तो मैंने यहाँ पे साइन थीटा लिख दिया है। ठीक है, सो अब यहाँ पे Na की वैल्यू कितनी है? n, सो n साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4 n साइन r लिख सकते हैं। ठीक है, सो यहां से यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ साइन r। साइन r कितना आ जाएगा यहाँ पे टोटल? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन r? साइन r इज इक्वल टू कितना आ गया? 4/3 साइन थीटा। ठीक है, 4/3 साइन थीटा। या सो यहाँ पे देखो साइन r की वैल्यू मिल गई आपको कितनी? 4/3 साइन थीटा, राइट। अब कंडीशन क्या होगी हमें पता है, अब B to C के लिए देखना है। ये तो कंडीशन थी किसके लिए? A to B। नाउ फॉर B to C, अब हमें अगर B से C में जाना है तो क्रिटिकल एंगल C को सेटिस्फाइड होना पड़ेगा, राइट। एंड क्रिटिकल एंगल C क्या है? क्रिटिकल एंगल है, दिस इज क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल है, राइट। सो साइन C क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ C बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ B। ठीक है, C और B का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? C का है 2/3n और 3/4n। ऑलराइट, ये हो गया इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? n। अब देखो यहाँ पे 2 4 यानी 8/9n स्क्वायर। ठीक है, 8 ये 9 आ जाएगा, ये n नीचे है ना, ये n कैंसिल हो जाएगा एंड हियर यू गेट 8/9, राइट। अब यही तो हमें पूछा था ना कि टोटल, अब देखो 8/9 है और TIR अकर कब होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगा? जब साइन R इज ग्रेटर देन 8/9, ग्रेटर देन या इक्वल होगा। साइन R की वैल्यू कितनी दी है? साइन R ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड 4/3 साइन थीटा। ठीक है, ये हमारी साइन R की वैल्यू है। साइन R की जगह अगर हमने रख दिया यहाँ पे 4/3 साइन थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8/9 आना चाहिए, राइट। सो यहां से देखो 4 1 जा 4 2 जा 3 1 जा 3 3 जा, तो साइन थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2/3। हो गया प्रूफ। ठीक है, तो इस तरीके से आपने प्रूफ करना था। ऑलराइट, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 24। क्लियर हो गया ये बात? ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। देखिए, नेक्स्ट पार्ट पे अगर हम चलते हैं, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 25। गॉसेस लॉ पे था, बहुत इजी, राइट। यूजिंग गॉस लॉ डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन थिन शीट। तो गॉसेस लॉ में 3 एप्लीकेशंस थे, तीनों के डिराइवेशंस थे, और आपने आई एम श्योर कि वो तीनों डिराइवेशन याद किए होंगे, एंड ये सीधा सीधा डिराइवेशन वाला था। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन था ना, इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे एग्जाम के टाइम पे, आई एम श्योर आप भी हुए होंगे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 लार्ज थिन प्लेट शीट है। ठीक है, मान लीजिए हमारी ये 2 लार्ज थिन प्लेट शीट है, ईच हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, राइट। दोनों की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा है, एंड दीज प्लेट्स आर हेल्ड क्लोज टुगेदर एंड पैरेलल टू ईच अदर इन अ एयर, राइट। What is the net electric field at a point inside
एंड एट अ पॉइंट आउटसाइड। ठीक है, तो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था प्लेट के अंदर और प्लेट के बाहर। अब यहाँ पे दो कंडीशन थी, यहाँ पे इन्होंने ये क्लैरिफाई नहीं किया कि आपकी जो शीट है प्लेट की, दोनों पे चार्जेस कौन से, पॉजिटिवली दोनों चार्ज है या दोनों एक पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है, ऐसा कुछ क्लैरिफाई नहीं किया गया था, राइट। तो आप सिंपली दोनों केस लेके लिख सकते थे, राइट। आप चाहिए तो दोनों प्लेट को प्लस करके भी फॉर्मूला लिख सकते थे, बता सकते थे, या एक प्लस एक माइनस करके भी बता सकते थे, बट डिफरेंस क्या था, दोनों केस में जो आंसर आना था वो अलग अलग आना था। लेकिन अगर आपने पेपर में मेंशन किया है, अगर आपने दोनों पॉजिटिवली चार्ज सरफेस डेंसिटी ली हुई है, तो उस समय पे क्या हो जाएगा, बाहर के साइड, राइट, अंदर में देखो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, अगर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे, राइट, सो आउटसाइड द फील्ड क्या हो जाएंगी, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। जब आपने दोनों पॉजिटिव लिया होगा तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और बाहर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। अगर आपने एक पॉजिटिव नेगेटिव लिया होगा तो आपको इनसाइड मिल जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। मान लीजिए आपने एक पे चार्ज डेंसिटी प्लस एक पे माइनस ली हुई है, तो आपको इनसाइड में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलेगा, अगर ये कंडीशन है। अगर आपने दोनों पॉजिटिव लिया हुआ है तो अंदर की तरफ 0 और बाहर की तरफ आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कंडीशन है आपकी, देखो क्वेश्चन नंबर, इसी में जो आपका और क्वेश्चन दिया था व्हीट स्टोन ब्रिज का क्वेश्चन था, कंडीशन व्हीट स्टोन ब्रिज के लिए निकालनी थी, तो हमें पता है P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई S होता है। अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो हमारा जो गैल्वेनोमीटर वाला जो करंट जहां से फ्लो करता है वो नेग्लेक्ट हो जाता है और हमें पूरी सर्किट मिल जाती है। एंड देन आपको एक सर्किट दिया हुआ था, बहुत इजी सर्किट था, इसको आपको सॉल्व कर लेना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, देखिए फिजिक्स में अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 है। कह रहा है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है C, ठीक है, इज कनेक्टेड टू अ वोल्टेज V बाय अ बैटरी। कुछ टाइम के बाद इन्होंने क्या किया, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट बिकम्स डबल। ठीक है, इन्होंने कुछ टाइम के बाद क्या किया, बैटरी को डिस्कनेक्ट किया, और जैसे ही बैटरी डिस्कनेक्ट हुआ इनके बीच का जो डिस्टेंस था वो डबल हो गया, पहले D था अभी 2D हो गया, राइट। स्लैब में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऐड कर दिया 1.8, कंप्लीटली फिल द स्पेस, जो कि ऐसा डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट किया जो इन प्लेट के बीच की पूरी दूरी को कवर कर लिया, और डाइलेक्ट्रिक स्लैब की दूरी कितनी थी, डिस्टेंस 1.8 है। 3 नंबर का क्वेश्चन था, आपको 3 बातें यहाँ पूछी गई है। पहला है द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है। दूसरा आपसे क्या पूछा गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, और तीसरा आपसे क्या पूछा गया है, द एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द कैपेसिटर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या निकाल लेना है, कैपेसिटेंस। अब देखो यहाँ पे दिया क्या क्या चीजें हैं आपको, उसको नोट कर लीजिए। इनिशियल कैपेसिटेंस मान लीजिए C दिया हुआ है, इनिशियल कैपेसिटेंस सपोज हमारी C दी हुई है, ठीक है। इनिशियली चार्ज दिया है V एंड देन हमारी बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी गई है, लेकिन फिर भी अभी तक उसमें जो चार्ज स्टोर है वो कांस्टेंट ही रहेगा, तो चार्ज जो स्टोर है वो तो कांस्टेंट रहेगा। डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट, ठीक है, जब बैटरी डिस्कनेक्ट की गई तो अब डिस्टेंस D इज इक्वल टू क्या हो गया, 2D हो गया, राइट। एंड जैसे उसमें उन्होंने डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऐड किया उसकी वैल्यू थी 1.8, राइट। आपने क्या निकालना है, पहले इनिशियल चार्ज निकाल लेना है। इनिशियल चार्ज Q इज इक्वल टू C इंटू V, ठीक है। इनिशियल चार्ज क्या है, Q इज इक्वल टू C इंटू V है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे हमारा ये है C इंटू V, कैपेसिटेंस क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A बाई D, ये हमारा कैपेसिटेंस होता है, एप्सिलॉन नॉट A बाई D, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अच्छा, जब हमने क्या किया, आफ्टर डबलिंग द डिस्टेंस,
तो अब देखो दो कंडीशन थी, पहली कंडीशन है आफ्टर डबलिंग, जब बैटरी डिस्कनेक्ट किया तो हमारी डिस्टेंस डबल हुई, तो हमारा C1 क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट A बाई 2D हो गया। और जैसे ही हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऐड किया, सो आफ्टर इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक, जब हमने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया तो अब C2 क्या आ गया, K एप्सिलॉन नॉट A बाई 2D हो गया। ठीक है, सो इस केस में सिंस C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D होता है, तो यहाँ पे C1 इज इक्वल टू, हम सीधा सीधा C लिख सकते हैं, C, एंड C2 इज इक्वल टू K इंटू C लिख सकते हैं। ठीक है, KC बाई 2, क्योंकि नीचे 2 भी है। ठीक है, D की वैल्यू वो थी, तो ये KC बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा जो नया कैपेसिटेंस आया C2, ये क्या आ गया, KC बाई 2 आ गया। ठीक है, 1.8 ये दिया हुआ है और 2C ये कितना आ गया, 0.9C, तो हमारा कैपेसिटेंस कितना आ गया, 0.9C। दूसरा इसमें आपसे क्या पूछा हुआ है, नेक्स्ट पार्ट जो क्वेश्चन का है, द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। अब दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो बैटरी कनेक्टेड डिस्कनेक्ट हो गई है, चार्ज अभी भी सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इनिशियली ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है, ई नॉट, बाद में जब डाई इलेक्ट्रिक डाला गया तो क्या हो गया, E इज इक्वल टू सिग्मा बाई K एप्सिलॉन नॉट, राइट, तो ये क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू E नॉट बाई K। ठीक है, तो E नॉट बाई K कितना है, 1.8 है, राइट, तो ये कितना आ जाएगा, सीधा सीधा हमारा आंसर ही आ गया, ये E नॉट बाई 1.8। फिर क्या आपसे पूछे है, द एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2C, U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2C। ठीक है, C आपने ऑलरेडी निकाल लिया है 0.9C। ठीक है, तो यहाँ पे देखो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो हमारा U2 है, नया जो एनर्जी आएगा वो क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई 2C क्या है, 0.9C है, अभी वैल्यू आपने निकाली है। ठीक है, दैट इज हाउ मच इट इज, U नॉट, U2 कितना आ जाएगा, U नॉट बाई 0.9, और फिर आप वैल्यू निकाल लेंगे तो ये 0.11, तो अप्रोक्सीमेटली 11% का इंक्रीज होगा, इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर, नेक्स्ट है देखो, ड्रॉ द VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिलिकॉन डायोड। तो कितनी बार आपसे क्लास में कहा गया होगा इसको याद करने के लिए, तो VI कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ में हमें पता है कि एक फॉरवर्ड बाइजिंग और एक रिवर्स बाइजिंग, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज है ना, यही वाला तो डायग्राम बनाना था आपको, सीधा आपको यही डायग्राम बना देना था फॉरवर्ड बाइजिंग और रिवर्स बाइजिंग के केस में। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन इन फॉरवर्ड बाइज एंड ब्रेकडाउन वोल्टेज। अब देखो माइनॉरिटी कैरियर इन टर्म्स ऑफ फॉरवर्ड बाइज, तो जब भी हमारा फॉरवर्ड बाइजिंग होता है तो उस केस में जो डिप्लीशन लेयर होती है, जो बैरियर होती है, वो कम हो जाती है फॉरवर्ड बाइजिंग में। ठीक है, रिवर्स बाइजिंग में तो वो ज्यादा होती है, तो फॉरवर्ड बाइजिंग में डिप्लीशन लेयर कम हो जाएगी, मेजॉरिटी जो कैरियर्स होंगे अब वो क्रॉस करेंगे। ठीक है, मेजॉरिटी कैरियर क्रॉस द जंक्शन एंड माइनॉरिटी कैरियर्स हमारे अदर साइड पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, दूसरा कह रहे हैं कि ब्रेकडाउन वोल्टेज इन रिवर्स बाइज, तो ब्रेकडाउन वोल्टेज में क्या होगा, ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है, रिवर्स करंट जो हमारी होती है वो सडनली एकदम नीचे गिर जाती है, यही तो है ब्रेकडाउन वोल्टेज, जो नीचे गिर रही है, एकदम सडनली नीचे गिर गया, सो रिवर्स करंट सडनली इंक्रीजेस शार्पली, दैट इज द ब्रेकडाउन वोल्टेज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, इससे आसान कोई क्वेश्चन नहीं था देखो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये सच में बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ा सा परेशान करने के लिए इन्होंने डब्बा डुब्बी बना दिया कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएं कि भाई ये क्या है ना। तो देखो यहाँ पे कह रहे हैं व्हाई डज वन प्रेफर टू व्यू द इमेज
formed at infinity than that formed at near point in microscope और telescope. तो ये तो सीधा है कि क्यों हम प्रेफर करते हैं इमेज फॉर्म्ड इंफिनिटी पे बने देन दैट ऑफ नियर पॉइंट. ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी आईज जो है वो रिलैक्स रहे, हमारी आईज पर कोई स्ट्रेन ना पड़े, ठीक है. दूसरा, कंफर्टेबल रहे लंबे समय तक देखने के लिए, और क्लैरिटी बेटर रहे, ये आपको बताना था. दूसरा, आपसे पूछ रहे हैं कि यहाँ पे 3 लेंसेज दिए गए हैं, L1, L2, L3, तीनों का पावर दिया गया है और तीनों का अपर्चर दिया गया है. आपको बताना है विच ऑफ दम यू विल सेलेक्ट एज ऑब्जेक्टिव आईपीस कंस्ट्रक्टिंग बेस्ट पॉसिबल टेलीस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप. तो आपको अगर टेलीस्कोप बनाना है और माइक्रोस्कोप बनाना है तो आप ऑब्जेक्टिव आईपीस के लिए कौन सा लेंस, किस पावर का और किस अपर्चर का यूज करेंगे, एंड टेलीस्कोप बनाने के लिए आप ऑब्जेक्टिव और आईपीस में कौन सा लेंस यूज करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले कंडीशन हम टेलीस्कोप की देख लेते हैं. राइट, देखो टेलीस्कोप के लिए जो हमारी ऑब्जेक्टिव आईपीस होगी, ठीक है, फॉर टेलीस्कोप, पहला कंडीशन, टेलीस्कोप के लिए ऑब्जेक्टिव लेंस की जो कंडीशन होनी चाहिए, हमें कैसा चाहिए, लार्ज फोकल लेंथ होना चाहिए उसका, तो पावर स्मॉल होना चाहिए. ऑब्जेक्ट जो लेंस होगा लार्ज फोकल लेंथ वाला होना चाहिए, और जैसे ही उसका फोकल लेंथ लार्ज हो जाएगा पावर उसका स्मॉल हो जाएगा. ठीक है, एंड पावर स्मॉल, फोकल लेंथ लार्ज होगा तो अपर्चर भी लार्ज होगा, तो अपर्चर लार्ज हो जाएगा. तो ये टेलीस्कोप के लिए ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए हम यूज करेंगे एक ऐसा लेंस पीस जिसका फोकल लेंथ सबसे ज्यादा हो. फोकल लेंथ सबसे ज्यादा मतलब जिसका पावर सबसे कम हो. किसका पावर सबसे कम आ रहा है, L2 का पावर सबसे कम आ रहा है, राइट, एंड इसका अपर्चर देखो सबसे ज्यादा आ रहा है. तो हम टेलीस्कोप के लिए, तो ऑब्जेक्टिव के लिए ये वाला L3 यूज कर लेंगे, L2 यूज करेंगे. तो टेलीस्कोप के ऑब्जेक्टिव के लिए L2 और टेलीस्कोप के लिए आईपीस के लिए इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा. तो सबसे छोटा जो सबसे कम होगा, फोकल लेंथ जिसका सबसे कम, उसका पावर सबसे ज्यादा पावर 10D, अपर्चर उसका सबसे कम, तो यहाँ पे आईपीस के लिए L3 यूज कर लेंगे. ठीक है. दूसरा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा. कंपाउंड के लिए जो हम ऑब्जेक्टिव लेंस यूज करेंगे वहां पे हमारा फोकल लेंथ स्मॉल फोकल लेंथ मतलब पावर ज्यादा, पावर मोर, और अपर्चर भी कम. तो पावर सबसे ज्यादा किसका है, L3 का है. ठीक है, पावर सबसे ज्यादा L3 का है, सो फोकल लेंथ सबसे कम L3 का होगा, अपर्चर कम. तो यहाँ पे कंपाउंड के लिए L3 ऑब्जेक्टिव में यूज करेंगे और इसका अपोजिट L1. ठीक है, मॉडरेट आईपीस के लिए मॉडरेट पावर, बीच का पावर यूज करते हैं. तो ये आपका आंसर हो गया. ठीक है, तो नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट बात कर लेते हैं 29 की. तो अब देखो, अब तो आपके बड़े बड़े वाले केस स्टडी वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना, इजी है. लेकिन सेक्शन डी पर हम पहुंच चुके हैं. सेक्शन डी में आपको गैल्वेनोमीटर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, और गैल्वेनोमीटर के बारे में इन्फॉर्मेशन देके आपको 3-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं. पहला है द टॉर्क ऑफ द कॉइल रिमेन कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द कॉइल ओरिएंटेशन ड्यूरिंग द रोटेशन. तो हमें पता है कि जो टॉर्क है कॉइल का वो कांस्टेंट रहता है, कब, जब मैग्नेटिक फील्ड रेडियल होता है. आपको याद होगा कि वहां पे इस तरह से एक रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यूज किया गया था, इसी वजह से कि हमारा जो टॉर्क है वो कांस्टेंट रहे. ठीक है, याद आ रहा होगा आपको ये. द बेस्ट वे टू इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर. करंट सेंसिटिविटी क्या होता है, व्हाट इज करंट सेंसिटिविटी? करंट सेंसिटिविटी इज इक्वल टू थीटा बाई आई. ठीक है, और थीटा क्या हो जाता है, ये क्या होगा, करंट सेंसिटिविटी थीटा इज इक्वल टू NBA I बाई के. तो यहां से हमारा थीटा बाई आई क्या हो जाएगा, NBA, यही हो जाएगा, बाई के. ठीक है, क्या दिख रहा है, करंट सेंसिटिविटी किस पर डिपेंड कर रही है, के क्या है, टॉर्शनल कांस्टेंट है.
ठीक है। सो करंट सेंसिटिविटी हमारी, टू इंक्रीज करंट सेंसिटिविटी हमें क्या क्या, ये पूरा वैल्यू इंक्रीज करने के लिए हमें नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड द एरिया ऑफ कॉइल, ये सब क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, एंड के क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग एरिया ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट है पार्ट सी, इसका जो थर्ड पार्ट है सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है। यहाँ पे आपको देखो एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है विद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी आपको एरिया दिया हुआ है 4, नंबर ऑफ कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स दिया है 50, कॉइल रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड दी है 0.25, द टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल 5 एम्पियर कर, टाउ इज इक्वल टू NIAB वाला फॉर्मूला आप लगाएंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा आपका 0.25 न्यूटन मीटर। हो गया। नेक्स्ट इसी में और का एक क्वेश्चन पार्ट पूछा गया है, ठीक है, और दे करके एक गैल्वेनोमीटर कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस, इसको मैं पहले बड़ा कर लूं, देखो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है R, shows full scale deflection for a current 3 milliampere, write the value of resistance required to convert it into a voltmeter range इतना। तो सिंपल हमें पता है कि जो हमारा गैल्वेनोमीटर है उसको हम वोल्टमीटर में कब कन्वर्ट करते हैं, जब हाई रेजिस्टेंस उस गैल्वेनोमीटर से सीरीज में कनेक्टेड होती है, ठीक है। तो वोल्ट V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IG प्लस R, सीरीज में कनेक्ट होने के लिए बस इसी फॉर्मूले पे आप सारी वैल्यूज पुट कर लीजिए, आपको क्या वैल्यू निकल के आ जाएगी, R कितना आ जाएगा 3985 ओम, यही वाला बस फॉर्मूला लगाना है सारी वैल्यूज रख के। नेक्स्ट फोर्थ है गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें लो रेजिस्टेंस यानी शंट को गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगाना पड़ता है, राइट, यही कंडीशन थी। तो यहाँ पे हमारा शंट का फॉर्मूला क्या था, S इज इक्वल टू IG, राइट, गैल्वेनोमीटर में जो करंट फ्लो हो रहा है इनटू G, I माइनस IG, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये अप्रोक्सीमेटली 0.01 ओम एंड पैरेलल टू इट, क्लियर। नेक्स्ट चलिए ये वाला क्वेश्चन किया था आप सबने, ग्राफ देख के डरने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ग्राफ देख के ही आंसर आना था। देखो एक रिसर्चर ने एक्सपेरिमेंट किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का यूजिंग 2 मेटल A एंड B, ठीक है, 2 मेटल A एंड B विद अननोन वर्क फंक्शन, आपको वर्क फंक्शन नहीं दिया हुआ है। शी इल्यूमिनेट द सरफेस A एंड B विद मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन जिसकी फ्रीक्वेंसी एंड रिकॉर्ड्स ऑफ वैल्यू दी गई है। The graph shows the variation between stopping potential Vs and the incident radiation. अब आपको उस ग्राफ को देख के कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, ठीक है। क्या क्या आंसर करना है आपको, सबसे पहले देखो कह रहा है फ्रॉम द ग्राफ द वर्क फंक्शन ऑफ A एंड B, राइट, आर H प्लैंक कांस्टेंट। तो आपको सीधा सीधा ग्राफ को देख करके वर्क फंक्शन निकाल देना है, राइट, क्या निकालना है आपको, ग्राफ को देख करके वर्क फंक्शन निकालना है। अच्छा वर्क फंक्शन क्या होता है, H म्यू होता है, यही तो हमारा H म्यू नॉट वर्क फंक्शन होता है। तो A के लिए, पहले वाले के लिए, फॉर A वर्क फंक्शन क्या हो जाएगा, फाई A इज इक्वल टू H म्यू 1 एंड फाई B इज इक्वल टू H म्यू 2, आंसर आ गया C, सीधा सीधा वर्क फंक्शन बता देना था, ठीक है। दूसरा कह रहे हैं अगर रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी V इज ग्रेटर देन V2 इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ A एंड B द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज। अब देखो हमें पता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी होती है, H म्यू माइनस फाई, ठीक है, H म्यू माइनस फाई होती है काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जब कोई स्ट्राइक करता है,
राइट। तो अब हमें क्या देखना है, सिंस फाई बी ग्रेटर देन है फाई ए के ग्राफ के अकॉर्डिंग, फाई बी जो है फाई ए से ग्रेटर है, राइट। के ए और के बी भी इसी फॉर्मूले से आप निकाल लेंगे, तो हमेशा जो के ए है वो के बी से ज्यादा होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी, सो ग्रेटर फॉर मेटल ए होगा बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉलर वर्क फंक्शन। तो देखो ए के लिए, मान लो ए के लिए वर्क फंक्शन कम होगा तभी तो के ए के लिए ज्यादा होगा, तो ऑप्शन आ जाएगा ग्रेटर फॉर मेटल ए बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉलर वर्क फंक्शन। सिंपल इसी वाले इक्वेशन को देख के आपको करना था। नेक्स्ट है इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन फॉर बोथ मेटल ए एंड बी इज डबल कीपिंग द फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा, देखो जब काइनेटिक एनर्जी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है, ठीक है, डिपेंड्स ओनली ऑन द फ्रीक्वेंसी। इंटेंसिटी किस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने एमिट होंगे, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उतनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी, ठीक है। तो स्लोप जो है h बाई ई पे कांस्टेंट रहेगा, स्लोप चेंज होगा नहीं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चेंज होगी नहीं, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतनी ज्यादा एमिशन होगी, सो द स्लोप ऑफ द पैरेलल लाइन विल नॉट चेंज बट मोर इलेक्ट्रॉन विल बी एमिटेड पर सेकेंड। ओके, इसमें और एक क्वेश्चन है, देखो दोनों क्वेश्चन अपने आप में बहुत आसान है, राइट। पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर द मेटल सरफेस। अब यहाँ पे देखिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी है मेटल सरफेस के लिए म्यू नॉट, राइट। रेडिएशन दिया है 3 म्यू नॉट, इल्यूमिनेट द सरफेस, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी E1, इफ द फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर गई 6 V नॉट, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी E2, क्या होगा E1 E2। अब वही चीज सेम फॉर्मूला आप यूज करेंगे। अब देखो E1 क्या है, पहली काइनेटिक एनर्जी h म्यू माइनस वर्क फंक्शन था, यही था ना हमारा, सो h म्यू माइनस h म्यू नॉट हो गया। पहले के लिए कितना दिया है, 3 म्यू नॉट है, 3 म्यू नॉट, ठीक है, माइनस h म्यू नॉट, h इंटू 3 म्यू नॉट माइनस h म्यू नॉट, ये कितना आ जाएगा 2h म्यू नॉट, E1 आ गया 2h म्यू नॉट। इसी तरह E2 निकाल लेंगे, E2 क्या हो जाएगा 6 है ना, तो 6h म्यू नॉट माइनस h म्यू नॉट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 5, E2 कितना आ गया 5h म्यू नॉट, E1 बाई E2 क्या हो जाएगा 2/5 आ गया। यहाँ क्या है, स्लोप दिया हुआ है, सीधा सीधा h इज इक्वल टू me, स्लोप निकल आएगा हमारा। नेक्स्ट है सेक्शन ई। सेक्शन ई में देखो यहाँ पे हमें डेराइवेशन है लेंस मेकर फॉर्मूले का, हर साल आपको पूछ ही देते हैं और मैंने भी आपको बताया था कि लेंस मेकर फॉर्मूला आपको करके जाना ही है, ठीक है, डेराइवेशन आपको पूछते हैं इनसे। अब देखो यहाँ पे आपको एक न्यूमेरिकल दे दिया है, न्यूमेरिकल भी बहुत आसान है, यहाँ पे 3 लेंसेज को आपस में कोएक्सियली जोड़ दिया गया है, डिस्टेंस बिटवीन L1 L2 दिया गया है, L2 L3 दिया गया है। तो ये याद है, हमने एनसीईआरटी में भी आपको सेम ऐसा एक क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम्पल में, अगर आप देखेंगे तो सिंपली आपको पहले लेंस वाला फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u करके आप पहले क्या कर लेंगे, इमेज निकाल लेंगे L1 के लिए। L1 के लिए आपको इमेज मिल गया, ठीक है, जो L2 के लिए डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का काम करेगा, राइट। फिर आप उससे L2 का निकाल लेंगे और फिर L3 का निकाल लेंगे, बस यही था। नेक्स्ट है देखो यहाँ पे सेक्शन ई में क्वेश्चन नंबर 32, और 32 में क्या कह रहे हैं, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे ने 2 लॉ दिया था, राइट। आई होप आपने वो लिख लिया होगा, आंसर बहुत अच्छे से 5 नंबर का था। फिर आपको डिराइव करना था एक्सप्रेशन सेल्फ इंडक्टेंस के लिए, डिराइवेशन ये भी आपका सेल्फ इंडक्टेंस वाला आ गया, ठीक है। आपको यहाँ पे एक क्या दे दिया है, रॉड दे दिया है, कंडक्टिंग रॉड दिया हुआ है, राइट, और आपको फॉर्मूले पे वैल्यू निकाल देनी है। कौन सा फॉर्मूला यूज किया होगा यहाँ पे, E इज इक्वल टू 1/2, राइट, B ओमेगा L स्क्वायर, इसी फॉर्मूले पे आपका ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा, EMF निकल आएगा। तीसरा इसी में और वाला क्वेश्चन दिया है, लेबल डायग्राम बनाना है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के लिए, ठीक है, स्टेट द प्रिंसिपल किस पे काम करता है, स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, और वहां पे आपको
फॉर्मूला सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो ये सब चीजें आई होप कि ये थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं, इसमें बहुत ज्यादा कुछ परेशान नहीं आप हुए होंगे। सेक्शन 5E तो बहुत इजी ही दिया था आपको। 33 में आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया हुआ है, कंसिस्ट ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। अगेन आपको यहाँ पे एक्सप्रेशन डिराइव करना है, किसके लिए, इक्वेटोरियल प्लेन के लिए। तो कुछ ऐसे डिराइवेशन, मतलब एकदम प्रिडिक्टेड डिराइवेशन आ गए, जो मैंने आपको ऑलरेडी क्लास में बताया था कि करके ही जाना है ना, वो सारे आ गए। सोलेनॉइड वाले आ गए, सेल्फ इंडक्टेंस वाले आ गए, लेंस मेकर फॉर्मूला आ गया, गॉसेस आ गया, है ना, जितना बताया गया था वो सारा क्वेश्चन आपका डिराइवेशन यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे आपको डाइपोल प्लेस किया गया है एक्स वाई प्लेन में, ठीक है। Q located x is equal to A और B respectively, there exists an electric field, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है, राइट। There exists an electric field, calculate the force and torque। तो फोर्स हो जाएगा 0, टॉर्क हो जाएगा P इंटू E, PE साइन थीटा करके आप निकाल लेंगे, राइट। या फिर और में जो क्वेश्चन दिया है यहाँ पे आपका सिंपली रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला। देखो यहाँ पे क्या दिया है, 2 सेल ऑफ EMF E1 एंड E2, तो दोनों का EMF E1 E2 दिया हुआ है, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 दिया हुआ है पहले में, कनेक्टेड है पैरेलली, राइट। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इनका क्या निकल के आ जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पहले आपको निकालना है। तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 R2 बाई R1 प्लस R2, राइट। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। इक्विवेलेंट EMF अगर हमें निकालना हुआ तो वो हम कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट EMF निकालने के लिए E बाई R, तो E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2, राइट, डिवाइडेड बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, ये हमारा इक्विवेलेंट आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, आ गया ये इक्विवेलेंट, ठीक है। यही था बस आपको करना इसमें। फिर आपका तीसरा, इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन दिया है और 2 सेल EMF है, E और सबकी वैल्यू दे दी गई है, इसी फॉर्मूले पे आपको वैल्यूज निकाल लेनी है, राइट। सो दैट इज ऑल अबाउट योर फिजिक्स 2026 बोर्ड पेपर, एंड आई होप कि नाउ यू हैव गेटन क्लियर आइडिया व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस you are getting in exam, and the questions are not very much difficult. Only the thing is practice required and the concept clarity required, right? So I guess now you are able to solve the questions. इनको एक बार आप practice कर लीजिएगा if you are now in class 12th, and आपको अगर अगले साल एग्जाम देना है तो definitely this is very important.